हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज से चैप्टर नंबर 4, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। यस, सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज पॉलिसी? सो पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन प्लान टेकन बाय द गवर्नमेंट डिपेंड अपॉन व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज, व्हाट द गोल इज। दूसरी चीज बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ या बोलूं मैं बिजनेस ग्रोथ में हेल्पफुल होती है? फिर से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होती है? सर ऑब्वियसली यस। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ना होती, आज हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जिस पोजीशन पे आज है, इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी, डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलपिंग पाथ पे चल रही है, तो क्या हमारी इकोनॉमी आज वहां होती जहां है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ना होती? सर मैं आपको याद दिलाता हूं, गवर्नमेंट ने 1991 में, ये ईयर किसी को नहीं भूलता बच्चों, 1991 एक ऐसा ईयर था जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जिसे नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी। ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसका एम था हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो बिजनेस ग्रो करेंगे, करेक्ट है? तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी, जिसमें इंडस्ट्रीज को जो रिस्ट्रिक्शंस थी, फिजिकल कंट्रोल्स थे जो गवर्नमेंट ने इंपोज किए हुए थे, उसको रिमूव करने के लिए लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया कि पब्लिक सेक्टर के पास इतने सारे यूनिट्स हैं कि बर्डन बहुत ज्यादा हो गई है, संभाल नहीं पा रही है गवर्नमेंट, लॉसेस में जा रहे हैं, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, डिलेज है, एनीथिंग, उन सब को ओवरकम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई 1991 पॉलिसी। हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, रिलेशन नहीं था दूसरी कंट्रीज से, ट्रेड नहीं करते थे हम, तो हमारी इकोनॉमी को ओपन बनाना चाहा, ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनीज यहाँ पे आए, यहाँ की कंपनीज बाहर जाए, ट्रेड फ्री फ्लो हो, टैरिफ कम कर दो, टैक्सेस कम कर दो, बहुत कुछ हुआ। तो ये पॉलिसी जो थी 1991 की पॉलिसी, इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज की बहुत मदद की ग्रो करने में, बिजनेसेस ग्रो हुए, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉलिसी। मैंने बताया आपको, पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन प्लान टेकन बाय द गवर्नमेंट, व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज डिपेंड करता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ना, वो कैसा है। आज नहीं, शुरू से लेके, शुरू मतलब हजारों साल पहले भी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी पे डिस्कशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स होते थे। वो सब थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या था। देखो बच्चों, आपकी कंट्री के बारे में आपको नहीं पता, आपको अपना इतिहास नहीं पता ना, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। आज की डेट में पढ़ाइयां जब हम कर रहे हैं ना, उसमें हमारी हिस्ट्री खत्म होती जा रही है, और आपको पता होना चाहिए। हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, यहां भी देखो, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पब्लिक फ्रेमवर्क जो था, पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था, वो कैसा था इंडियन इकोनॉमी और इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और इवन आज। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो है 1991 पॉलिसी, करेक्ट है? लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पहले हमारा पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था वो कैसा। तो चैप्टर को समझना है, सुनना है ध्यान से। तीसरी चीज ये आती है बच्चों कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मैं क्यों पढ़ रहा हूं हिस्ट्री या क्यों पढ़ रहा हूं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? बच्चों फिर से मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो भी करेंगे, चाहे बिजनेस करेंगे, चाहे कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, चाहे ऑडिटिंग करेंगे, एनीथिंग, क्या आपको हर बिजनेस के बारे में उससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? बोल दो ना, बोल सकते हो ना? क्या आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, आप कितने तरह के बिजनेस से डीलिंग करेंगे बच्चों, आपको उन पॉलिसी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए क्या? सर आप ना कर ही नहीं सकते। इसीलिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपको पूरे बिजनेस के बारे में बताती है, बिजनेस की पॉलिसीज, जितने भी नॉलेज बेसिक के अंदर है ना, वो आपके सारे काम किए बच्चों। फालतू में सब्जेक्ट नहीं डाला आपका सी फाउंडेशन। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब शुरू करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। थोड़ी सी पढ़ेंगे हिस्ट्री, थोड़ा सा पहले जाएंगे कि क्या होता था। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना है चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस पे अंडरलाइन करना है आपको, नोट्स बनाने हैं, वर्ड्स के मीनिंग लिखना है। ठीक है, तभी चैप्टर समझ में आएगा, और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मान के चलना। आप क्लास में बने रहो, सुनते रहो ध्यान से, मजा आएगा।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को, आराम से सुनिएगा बच्चों। देखो बच्चा, चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। सबसे पहले बताऊंगा आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, कि पहले क्या होता था, और दूसरी चीज गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उनका क्या रोल है हमारे गवर्नमेंट के अंदर। देखो बच्चों, कोई भी लीगल प्रोसेस हो, कोई भी टैक्स की पॉलिसी हो, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस, कभी कभी क्या होता है कि आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस करना अलाउड नहीं होता है, कई जगह होता है। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर लिखा होता है, पॉलिसी गाइडलाइंस हैं जो आपकी इकोनॉमी के रेजिडेंट को, बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को ही फॉलो किया जाता है बच्चों। ठीक, कोई भी नेशन हो क्या फॉलो करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। नेचुरली देखो बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करना असेंशियल हो जाता है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, हमारा ही नुकसान है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। इससे लिखा है यहां पर कि नेचुरली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिंक्यूनॉन फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब असेंशियल है। क्या मतलब है इसका, असेंशियल है बच्चों, बहुत जरूरी है गवर्नमेंट पॉलिसी को आपको फॉलो करना, करेक्ट है। इसके बाद अब बोल रहा है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस, चाहे लार्ज स्केल इंटरप्राइज चाहे स्मॉल स्केल इंटरप्राइज, गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करता ही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंने बोला ना रिस्ट्रिक्शन होती है बिजनेस करने में, कई जगह नहीं होती है। एग्जांपल देता हूं कि सेकंड हैंड इंपोर्टेड कार का जो बिजनेस है वो बांग्लादेश में अलाउड, इंडिया में अलाउड नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, इन बांग्लादेश इन बांग्लादेश स्टेट पॉलिसी है, इंपोर्ट ऑफ सेकंड हैंड फॉरेन कार इज अलाउड। टोयोटा क्या करता है, टोयोटा बाहर की कंपनी है, स्टील दिस पॉलिसी टू योर फेवर, अपने फेवर में काम करता है। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनी हुई ना, उनको कैसे अपने फेवर में बनाना है, ये आप सीखो, यही आप नॉलेज लोगे यहां पर। तो सेकंड हैंड टोयोटा कार्स जो है आर सोल्ड इन नंबर्स थ्रू टोयोटा अप्रूव डीलर्स, बिकती हैं, जो कि वहां अलाउड। रिफर्बिश समझते हो ना, सेकंड हैंड कार को नया बना देना। रिफर्बिश्ड कार कलेक्टेड फ्रॉम बायबैक स्कीम एंड सोल्ड इन ढाका मार्केट। ठीक है, टोयोटा मैनेज सेवरल सर्विस स्टेशंस इन सिटीज ऑफ ढाका, चिटागंग एंड राजशाही टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। फिर टोयोटा कैसे करता है, देखो, as government policy, no foreign car manufacturers are allowed to sell imported car। अगर आपको ये बिजनेस करना है इंडिया, तो फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज हैं उनको इंडियन कंपनी के सब्सिडरी बनना पड़ेगा, या इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, तब ये काम कर सकते हैं। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट। टोयोटा ने क्या किया देखो, दे नीड टू फॉर्म अ होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी, या फिर पार्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर हो जाओ, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। टोयोटा ने क्या किया, टोयोटा मैन्युफैक्चरर कार्स इन इंडिया, कैसे, एज अ जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर्स। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग तरह की मिलेंगी आपको, कैसे उन सारी पॉलिसीज को अपने फेवर में बनाना है वो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था एग्जाम्पल की पॉलिसी क्या है, और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, आप देखना, अभी तो कुछ भी नहीं आया, बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं। अभी आप देखो कि इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसमें क्या होता था। देखो बच्चों, ब्रिटिश रूल से पहले राज था राजा महाराजा का, एम्परर्स का। ठीक है, अकबर आपने सुना है, अलाउद्दीन खिलजी आपने सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना है, अशोका आपने सुना है। इनके टाइम में क्या होता था, देखो बच्चों, राजा महाराजा हो या नॉर्मल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हर कोई पॉलिसीज तो बनाता है अपने, जो हम जहां रूल कर रहे हैं। देखो कोई भी राजा जहां रूल कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट जहां रूल कर रही है, तो उसके लिए पॉलिसीज बनेंगी, वरना ट्रेड बिजनेस कॉमर्स कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इन इंडिया अ लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस मतलब बच्चों, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशंस, डिस्कशंस हुई हैं। किस बारे में डिस्कशंस हुई हैं, रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहे डिस्कशंस हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर, used to take place in the age old universities of तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। अब जो रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए,
डिस्कशंस हुई, यूनिवर्सिटीज के अंदर हुई। ये यूनिवर्सिटी जो आपने पढ़ी अभी, तक्षशिला पाकिस्तान, वैशाली नालंदा, जो ये यूनिवर्सिटीज हैं ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, जैसे आज बोलते हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसी उस समय की पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो ये है तक्षशिला, वैशाली। यहाँ पे बहुत रिसर्च हुई पब्लिक फ्रेमवर्क पे, और देखा गया, देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, कितना पुराना टाइम हो गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्परर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने आउटलाइन किया पब्लिक पॉलिसी को। ही ऑथर्ड द बुक ऑल्सो नोन एज अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, आपको पता। तो क्या किया उसके बाद, देखो जैसे ही ये पॉलिसी बनी उसके बाद पब्लिक पॉलिसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। फिर ग्रीक में, रोमन एम्पायर में, हर जगह पब्लिक पॉलिसी को एज अ मेन रोल प्ले करता हुआ देखा गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द ग्रेट रूल, जिन्होंने मगध पे राज किया, इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी। देखो बच्चों, एकता, यूनिटी, मिलकर रहो, ऐसी पॉलिसी भी इंडिया में बनी है। जरूरी नहीं है कि हर शासक मतलब हर रूलर जो है वो क्रूर पॉलिसी बनाएगा, टायरेनी मतलब कि एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी बनाएगा, जरूरी नहीं है। इन्होंने देखो कौन सी पॉलिसी बनाई, पीस और हार्मनी। तो पॉलिसी हर तरह की होती है, डिपेंड करता है कि रूल कौन कर रहा है हमारे देश के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, गुप्तास डिफाइंड वेरियस पॉलिसीज ऑन टैक्सेस, ट्रेड एटसेट्रा। इन दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लॉन्च किया था? स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे, कर चार्ज करो लोगों से। तो वेयर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे द लीडरशिप ऑफ टूडरमल में। देखो बच्चों, कोई भी नेशन हो, कैसा भी आपका रूलर हो, जो भी हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब कि जो पॉलिसी वो बनाएगा वो तो बनाएगा ही, क्योंकि उसको अपने मोटिव के लिए सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा सोशल वेलफेयर अगर वो करना चाहते हैं तो पॉलिसी बननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बोल रहा है इन ऑल द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, चाहे कोई भी गवर्न कर रहा हो नेशन को, चाहे वो ओलिगार्चिक हो, मोनार्ची हो। मोनार्ची समझते हो कि एक राजा का राज हो। ओलिगार्चिक क्या होता है कि कुछ थोड़े से लोग, फ्यू पीपल मिलके पूरी कंट्री को चला रहे हो, उस पर राज कर रहे हो। एरिस्टोक्रेसी मतलब कि इसमें भी फ्यू लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, मतलब प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज, बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो रूल करते हैं कंट्री पे। टायरानी मतलब कि क्रूर, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव वाला जो इकोनॉमी होता है। कोई भी इकोनॉमी हो, हर एक के अंदर पब्लिक पॉलिसीज तो बनेंगी ही बनेंगी बच्चों। ठीक है, ये आपका था पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में, एंशियंट इंडिया में पुराने समय में कैसे फ्रेमवर्क चला पब्लिक पॉलिसी, इन्होंने क्या लॉन्च किया, कैसी पॉलिसी बनाई। ठीक है बच्चों, अब इनके बाद किसका रूल आया? राजा महाराजास के बाद रूल हुआ इंडिया के अंदर ब्रिटिश का, अंग्रेजों का रूल। 200 साल तक उन्होंने राज किया हमारे इकोनॉमी के अंदर। तो उन्होंने भी पॉलिसी बनाई होंगी सर, ऑब्वियस बनाई थी। तो आपको थोड़ा सा भी याद हो कि ब्रिटिश रूल के समय पे जमींदारी सिस्टम शुरू हुआ था। जमींदारी सिस्टम, अब वो क्या था? जमींदारी सिस्टम क्या था कि जो जमींदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, विलेज ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या करते थे, उनको भी अपने से मतलब, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। वो लोग क्या करते थे कि फार्मर्स को, यानी टेनेंट को जितना चाहे उतना एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। पर रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट मना करेगी या बीच में आएगी ऐसा उनको डर था। उन्होंने क्या किया? डील किया। किससे डील किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्या डील किया? कि हम फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, आप नहीं रोकोगे। आपको क्या चाहिए बोलो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हमें फिक्स्ड अमाउंट, कोई थोड़ा सा सम, जितना भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे फार्मर से उसमें से फिक्स्ड सम हर महीने या कुछ टाइम पीरियड के बाद देते रहना। हमें पैसा मिलता रहेगा, आप एक्सप्लॉइट करो, आपको नहीं रोकेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कुछ खास लोग थे, इंडियंस जो थे, उन्होंने डील कर लिया गवर्नमेंट के साथ और इंडियन फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट। तो इससे इंडियन फार्मर्स का जो सिचुएशन था वो बहुत खराब हो गया। उनकी हालत वो नहीं रही जो पहले होती थी, उनको 2 टाइम का खाना भी अब नहीं मिल पाता। तो ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी वो थी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी। फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना उनका एम था। इवन फार्मर्स को नहीं, उन्होंने हमारी कंट्री की हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय किया था।
ठीक है। फॉरेन ट्रेड भी हमारा बिल्कुल खराब हो गया था, तो हर चीज हमारी जो है ना वो खत्म हो गई थी और हमारी वेल्थ जो थी ना वो ड्रेन हो गई। इंडियन वेल्थ का ड्रेनेज जो हुआ वो सारा कहां चला गया? ब्रिटेन में। तो ऐसी उनकी पॉलिसी थी, तो वो भी बता रखा है आपको यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ध्यान से सुनेंगे बच्चा। इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर द economic policies under the colonial rule were so designed as to benefit the foreign rulers, फायदा उन्हीं का हो, ऐसी पॉलिसी थी। कॉलोनियल रूल मतलब कि जिस पे किसी का रूल हो, मान लो कॉलोनी, कॉलोनी मतलब इंडिया थी कॉलोनी, ठीक है, और उस कॉलोनी पे, इंडिया जो कॉलोनी है उस पे रूल किसका था? ब्रिटिश का, ब्रिटेन का। इसे बोला गया कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल कर रहा है कॉलोनी पे, कॉलोनी का नाम क्या है? इंडिया, ठीक है। उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि दादा भाई नारोजी, ठीक है, थ्रू हिज सेमिनाल वर्क, his book Poverty and Un-British Rule in India drew attention to the drain of wealth from India to Britain. कैसे इंडियन वेल्थ को ड्रेन करके ब्रिटेन ले गया वो बताया उन्होंने बुक में। उन्होंने ये लिखा कि ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम, टू एक्सट्रैक्ट जितना मर्जी चाहे पैसा निकाल लो, किससे? इंडियन पीजेंट, स्मॉल पुअर फार्मर, गरीब फार्मर से। They introduced managing agency system through which it was possible for a handful of wealthy British to build and control vast industrial business empires in India. Sometimes with the assistance from Indian partners, देखो बात लिखी हुई है ना कि इंडिया के ही कुछ लोग मिल जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनकी वजह से इंडिया की सारी वेल्थ जो है वो ड्रेन हो गई, कहां चली गई बच्चों? ब्रिटेन। तो इस सारी पॉलिसी का जो मेन फोकस था, मेन था, वो क्या था? टू कर्ब द इकोनॉमिक फ्रीडम, हमारे जो फ्रीडम को, हमारी जो आजादी है उसको बिल्कुल खत्म कर देना और हमारे को उन्होंने एक तरह से अपने वश में कर, इन्होंने ब्रिटेन, ठीक है, सब जगेटेड मतलब कि वश में कर लेना, ठीक है, हम उनपे जो के जैसा बोलते थे हम वैसा करते थे। तो ये था आपका इंडियन इकोनॉमी सिस्टम का पुराना पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, जब रूल था ब्रिटेन का, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपकी हिस्ट्री, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। उसके बाद अब आता है मेन चैप्टर, अब आता है मेन चैप्टर। यहां क्या बोलता है? देखो बच्चों, राजा महाराजा का समय चला गया, ब्रिटेन का रूल भी चला गया, तो वक्त के साथ साथ सब चला जाता है। अब शुरू हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड। अब हम फ्री हो चुके थे, ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका था, इंडिया को मिल गया फ्रीडम इन 1947 15 अगस्त। अब क्या हुआ? अब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, सबसे पहली जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या सोचा गया कि अब इंडिया में कुछ ऐसी पॉलिसी, देखो हमारी इकोनॉमी आफ्टर ब्रिटिश रूल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वेल्थ ड्रेन हो चुकी थी, हमारे पास कोई एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा बचा नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था, ट्रेड हमारे खराब हो चुके। तो हम चाह रहे थे कि वापस से शुरू से एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को वापस डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को मेन बेस समझ के कि इंडस्ट्री ग्रो करेंगी तब जाके ही कुछ होगा, तो इंडस्ट्रीज को मेन बेस समझ के उसे ग्रो करना चाहा। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर पॉलिसी बनी। क्या बनती थी? पॉलिसी। तो सबसे पहले जो पॉलिसी बनी इंडिया में 1948 में, देखो बच्चों दिखाता हूं मैं आपको, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसे बोला गया आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसमें क्या लिखा गया था, क्या बोला गया था? यहां पर यह सजेस्ट किया गया था कि सबसे ज्यादा जो अर्जेंट नीड है ना अभी, वो है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कंट्री को सपोर्ट करे तब जाके इंडस्ट्रियल बेस हमारा सेट हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। तो इंडिया ने सोचा, ये सब कुछ हुआ, इसके बारे में पॉलिसी बनी। उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया और उसके बाद हर पर्सन को राइट मिल गया, राइट टू डू बिजनेस, ठीक है। तो राइट टू कैरी ऑन बिजनेस एंड ट्रेड एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और उसके बाद 1950 में, मेरी बात सुनना, लिखी नहीं है यहां पर, 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया। इसको
प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया। प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था कि प्लानिंग कमीशन सेटअप होगी तो प्लान्स बनाए जाएंगे, इंडिया में प्लानिंग से काम होगा। तो 1951 में पहला प्लान बनाया गया। सर आपको याद होगा इंडिया में 5-5 साल के प्लान बनते थे, अब नहीं बनते, अब नीति आयोग आ चुका है। तो 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के अलावा हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड रिड्यूस करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना। तो ये सब एम जो थे ये इकोनॉमिक प्लानिंग में रखे गए और इनको अचीव करने के लिए प्लानिंग की गई। तो पहला प्लान कब बना? 1951 में पहला प्लान लॉन्च हुआ और 5 साल के हिसाब से 1956 तक पहला प्लान था। उसके बाद जब सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब इंडिया में सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, जो पॉलिसी बनाई गई 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे। तो एक और पॉलिसी बनाई गई 1956 में, जैसे बोला गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इट वाज द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये सेकंड था। फर्स्ट कौन सा था? 48 वाला, ये बनाया गया। तो वहां क्या देखा गया कि वहां पर देखा गया कि ठीक है, गवर्नमेंट का रोल तो प्राइमरी रहेगा, सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट को भी थोड़ा सा रोल दो, चाहे सेकेंडरी दे दो। ठीक है, वो रोल दिया भी, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंसिंग थी, परमिशन थी, सब कुछ था। कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइज बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इंटरप्राइज नहीं खोल सकता था। तो लाइसेंसिंग थी, परमिशन था, ठीक है, परमिट्स बहुत ज्यादा थे। उसके बाद अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। rather than choosing rather than choosing either capitalistic और सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये क्या होता है देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी जो थी, यहां पर पब्लिक सेक्टर भी था, प्राइवेट भी था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। तो क्या लिखा है कि ना कैपिटलिस्टिक चूज किया ना सोशलिस्टिक चूज किया, ना ये सोचा गया कि पब्लिक को ही रोल सारा देंगे, ना ये सोचा गया कि सारा रोल प्राइवेट को देंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। कौन? पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो वी डेलिबरेटली चूज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने चूज किया कौन सा सिस्टम? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां प्राइवेट पब्लिक मिलकर काम करेंगे। पब्लिक का गोल होगा सोशल वेलफेयर, प्राइवेट का गोल होगा प्रॉफिट मोटिव, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों की सहायता से इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। उसके बाद फर्दर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाज ब्रॉट अंडर रेगुलेशन ऑफ लाइसेंस। प्राइवेट अगर खोलना चाहता है कोई इंटरप्राइज तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, किससे? गवर्नमेंट से। बहुत सारी लॉज बनाई गई। उसके बाद इंडिया फेस्ड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन 1990। यहां से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 में क्या हुआ बच्चों? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। अब सोचो क्या हालत होगी। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे लोन्स लिए गए। तो जब लोन लिए गए तो क्या सजेशन मिला वहां से कि आप ये लोन चुकाओगे कैसे? आपको ये लोन चुकाना है तो आपको अपनी कंट्री में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रेवेन्यू ज्यादा आए, फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न कर पाओ। तो दिमाग लगाया गया और वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया कि आप अपनी कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स लेके आओ, अपनी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन करो, फ्रीडम दो प्राइवेट इंटरप्राइज को कि वो खोलें, ग्लोबलाइजेशन करो, जो लॉस में चल रहे हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर दो। मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो की एलिमेंट थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी 1991 में, जिसे बोला गया एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इसमें जो की एलिमेंट थे वो था लिबरलाइजेशन, उसके बाद था प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे मेन चीज थी लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, करेक्ट है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टू ओवरकम द क्राइसिस। कौन से क्राइसिस? फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री हैव सिंस देन बी डिसमेंटल्ड ग्रेजुअली। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या, लाइन का सुनना ध्यान से। जो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस थी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स थे, जो गवर्नमेंट की हर बार परमिशन चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर को,
उन सबको धीरे 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 करके हटाया गया, डिसमेंटल किया गया, ठीक है। The process further gained momentum in 2014. Since then, rules and regulations have been simplified to increase the ease of doing business. Business आसानी से लोग कर सके तो लॉन्च किया गया जीएसटी को। सबसे लेटेस्ट स्टेप आपका अब तक का ये है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉलेज देगा, ध्यान से सुनना। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस, टाइटल को ध्यान से समझो। टॉपिक का जो टाइटल है ना, मेन हेड है, वो ध्यान से समझो कि वो क्या बोल रहा है। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर, सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज मैक्रो पॉलिसी? अभी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मैक्रो पॉलिसी इन शॉर्ट बताता हूं, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मैक्रो पॉलिसी क्या होता है बच्चों? मैक्रो लेवल पे जो हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज बनती हैं वो दो तरह की बनती है बच्चा। सबसे पहली मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, किस लिए? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। दूसरी पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसे बोलते हैं बजटरी पॉलिसी ऑल्सो। ये होती है बच्चा गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर विच मोटिव? क्या मोटिव है? मोटिव रहेगा वही प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा डिफ्लेशन, मार्केट में स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्राइस की स्टेबिलिटी हो। ये फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट है। तो दोनों ही पॉलिसी मैक्रो पॉलिसी के अंदर आती है। मैक्रो लेवल पे सोचो, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज जो बिजनेस की ग्रोथ में मदद करती है। वही ये टॉपिक है, ध्यान से समझना, चैप्टर से बहुत क्लोज है ये टॉपिक। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये जो मैक्रो पॉलिसी मैंने बताई आपको, नंबर 1 मॉनेटरी, नंबर 2 फिस्कल। इन दोनों पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है सर? सिग्नल। सिग्नल देते हैं कि आपका बिजनेस कहां जाने वाला है। अगर मैं बोलूं कि इंडिकेटर्स यानी सिग्नल जो है, वो ज्यादातर सिग्नल जो है, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास फेवरेबल सिग्नल्स जो है, फेवरेबल सिग्नल्स मींस कि ऐसे कुछ इंडिकेटर्स जिनसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है उसमें अब कुछ अच्छा होने वाला है। कॉन्ड्यूसिवनेस मतलब एडवांटेजियस, एडवांटेजियस या हम बोलते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, एडवांटेज होने वाली है, बेनिफिट होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड टू हैपन। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि बिजनेस में कॉन्ड्यूसिवनेस होने वाली है, बिजनेस कुछ बेटर होने वाला है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जो फेवरेबल हो सकती है हमारे लिए। मेरी बात सुनना, हमारे लिए नहीं, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, क्योंकि मैक्रो पॉलिसी की बात हो रही है। मैक्रो मींस स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, आपने पढ़ा हुआ है। तो मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स सभी बिजनेस के लिए बताते हैं कि आपका बिजनेस में, आपके बिजनेस में अब क्या अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड टू हैपन। वो कैसे पता चलेगा? 5 इंडिकेटर्स सर, 5 इंडिकेटर्स आर देयर। देखो इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 5 इंडिकेटर्स, ये मेन इंडिकेटर्स हैं जो आपको प्योर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं कि आपका बिजनेस में कुछ एडवांटेजियस होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं बच्चा, अगर मैं बोलूं कि आपकी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रो कर रहा है, फास्टर रेट से बढ़ रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इतना मान के चलो। अब जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, एक बंदे की एवरेज इनकम बढ़ सकती है सर। पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब इनकम लोगों की बढ़ने वाली है। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड करना शुरू करते हैं, डिमांड बढ़ाना शुरू करते हैं। अब एक ऐसा फेज आने वाला है जिसमें डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी, देखो आप पढ़ रहे हो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जब डिमांड बढ़ेगी हाउस होल्ड सेक्टर की, फर्म सेक्टर की, तो बिजनेसेस को क्या एडवांटेज होगी? सभी बिजनेस को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अब डिमांड बढ़ने वाली है, अब हमें उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बिजनेसेस क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे सर। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें करेंगे? प्रोडक्शन एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उन इंडस्ट्रीज, उन बिजनेस की इनकम बढ़ेगी, उनको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे सर।
इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो और बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एडवांटेजेस हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो इंडिकेटर कौन सा था इसमें? जीडीपी का बढ़ना इज एन इंडिकेटर, जिससे क्या हुआ? बिजनेसेस को फायदा हुआ, बिजनेस में कॉन्ड्यूसिवनेस। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो जीडीपी का बढ़ना इज फेवरेबल इंडिकेटर फॉर बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस। अगर जीडीपी कम हो रहा होता तो ऐसा नहीं होता, तो कुछ अच्छा हैपन नहीं होता बिजनेस के अंदर, अपॉर्चुनिटी ना होती बिजनेस के लिए। समझ में आया कुछ? तो ऐसे जीडीपी के अलावा सर 4 इंडिकेटर और हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और चारों इंडिकेटर को लिंक करेंगे किससे? बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस से, कि कैसे बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे बिजनेस में एडवांटेजेस मिलेंगी, बेनिफिट मिलेगा, कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो मैं आपको पहले समझा रहा हूं पांचों इंडिकेटर्स को, उसके बाद शॉर्ट में टेबल दूंगा जहां समझाऊंगा कि इन पांचों का कंक्लूजन क्या है, कि कैसे होने चाहिए। ठीक है, जीडीपी राइज होना चाहिए या फॉल होना चाहिए? हमने बोला राइज होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट इंडिकेटर आता है बच्चा, इन्फ्लेशन। क्या आता है? इन्फ्लेशन। मेरी बात समझना ध्यान से, इन्फ्लेशन क्या होता है? सर इन्फ्लेशन मींस राइज इन प्राइस लेवल। किसी एक गुड के प्राइस बढ़ना नहीं बोल रहा, ओवरऑल एवरेज जो बास्केट ऑफ गुड्स होता है, कि हम जिससे ये मेजर करते हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर या फॉल हो रहे हैं, उन सभी गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हो गया। सर इन्फ्लेशन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन्फ्लेशन जो होता है क्या वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है? आप बोलोगे सर महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्राइस का बढ़ना, अच्छा नहीं होता सर। मैं बोलता हूं कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन मॉडरेट रेट से बढ़े बहुत अच्छा है। सर व्हाट इज मॉडरेट? मॉडरेट मींस नीदर टू हाई नॉर टू लो। प्राइजेस बहुत ज्यादा भी ना बढ़े और बहुत कम रेट से भी ना बढ़े। एवरेज रेट से अगर इन्फ्लेशन होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के लिए बेटर है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तो बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा प्राइस बढ़ने वाले हैं, अब एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट कमाने की। सोचो आपका बिजनेस है, आप क्या चाहोगे? मेरी गुड सस्ते में बिके, मेरी गुड बहुत महंगी बिके तो कोई लेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं, आपकी गुड्स हर साल ज्यादा प्राइस पे बिके, आप ये चाहोगे। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना टू हाई ना टू लो, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इन्फ्लेशन मॉडरेट रेट से बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस स्टीडी एंड स्लो ग्रो करेगा, आपको प्रॉफिट्स होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट, ना कम ना ज्यादा। जीडीपी शुड बी हाई नॉट लो। समझ में आ? दो इंडिकेटर्स समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद बात करता हूं सर टैक्स रेट की। ये सारी बातें डिटेल में समझाई हुई है इस पैराग्राफ के अंदर। टैक्स रेट के बाद मैं पढ़ूंगा पैराग्राफ को, आप ध्यान से सुनना। टैक्स रेट, सर टैक्स कौन लगाता है? बच्चों गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो हमारी इनकम पे भी लगाती है, और गुड सर्विस के कंजम्पशन प्रोडक्शन पे भी लगाती है। मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों टैक्सेस हमारी इकोनॉमी के अंदर है। तो टैक्स जो लगता है, देखो, अगर आपकी इनकम पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो आप परेशान हो जाओगे, यार टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ बच रहा नहीं है, तो मैं कंजम्पशन कैसे करूं, नीड्स पूरी कैसे करूं अपनी? तो टैक्सेस का रेट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ताकि लोग डिमांड कर पाए। दूसरा, जब गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन पे टैक्स लगता है तो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि यार इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स बहुत ज्यादा है या जीएसटी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स इज ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है टैक्सेस ज्यादा लगने से। मान लो एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जिसे हम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है प्रोडक्शन पे, तो प्रोड्यूसर को लगता है कि यार मेरे को प्रॉफिट कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रही है, टैक्स कम लगना चाहिए। तो जब टैक्स कम लगता है तो प्रोड्यूसर फेवरेबल हो जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और मार्केट में जीडीपी फिर बढ़ता है। तो टैक्स रेट शुड बी लो। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट सब कैसे होने चाहिए? जीडीपी हाई होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स रेट लो होने चाहिए। ऐसे ही दो इंडिकेटर और हैं। पहले इन तीनों इंडिकेटर को, नंबर वन जीडीपी, नंबर टू इन्फ्लेशन, नंबर थ्री टैक्स रेट, इन तीनों को समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी के दो इंडिकेटर्स। ध्यान से सुनना बच्चों। GDP, inflation, tax rates, interest rate, exchange rate are five most significant macro policy indicators impact business. क्वेश्चन बन सकता है सर, ये पांच इंडिकेटर्स कौन से हैं? जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। ये पांचों इंडिकेटर्स जो है इन्हें बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो पॉलिसी विच इंपैक्ट बिजनेस।
अब सुनना ध्यान से, इट इज ऑलमोस्ट द स्टैंडर्ड रेसिपी फॉर बिजनेस कॉन्ड्यूसिवनेस दैट ग्रोइंग जीडीपी, जीडीपी ग्रोइंग होना चाहिए, बता चुका हूं मैं आपको, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, टैक्स रेट लो होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या होता है सर? इंटरेस्ट लगता है लोन पे। कोई भी बिजनेसमैन जब लोन लेता है तो क्या चाहता है कि इंटरेस्ट मेरे को कम चार्ज किया जाए, तभी तो मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है तो बिजनेस में लगा नहीं सकता पैसा। मेरे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास आइडिया भी है लेकिन पैसे नहीं, और पैसे बहुत महंगे लोन पे मिल रहे हैं, मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो इंटरेस्ट रेट शुड बी लो। करेक्ट। उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है, मैंने बताया आपको एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट मींस कि जब हम दूसरी कंट्री की करेंसी अपनी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, जिस रेट से एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज, तो $1 में 78 रुपीज है मान लो, तो ये एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप जब इंपोर्ट करो तो आपको बहुत महंगा पड़े, एक्सचेंज रेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? न ज्यादा न कम। नुकसान क्या है, फायदा क्या है, आगे बताऊंगा आपको। तो इन्फ्लेशन रेट की तरह एक्सचेंज रेट भी मॉडरेट होना चाहिए, ना टू हाई ना ही टू लो। ठीक है। अब शुरू से ग्रोइंग जीडीपी कैसे एक गुड इंडिकेटर है फॉर बिजनेस, सुनना ध्यान से। ग्रोइंग जीडीपी इज एन ग्रोइंग जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म समझते हो? आशा। एक तरह से दिखता है कि हाँ अब अच्छा होने वाला है कुछ, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो। हाई डिमांड की एक्सपेक्टेशन होती है, सारे बिजनेसमैन सोचते हैं कि अब डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है, तो वर्चुअस साइकिल इज एक्टिवेटेड, एक अच्छा साइकिल एक्टिवेट हो जाता है, वेयर बाय हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन इज इंटरप्रिटेटेड एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। सारे प्रोड्यूसर को लग रहा है, मैंने समझाया था आपको यहां पर, सारे प्रोड्यूसर्स को ये लग रहा है कि अब डिमांड बढ़ेगी तो अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो ग्रेटर प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और उससे फिर से इनकम जनरेट ज्यादा होगी, और ये साइकिल बहुत बढ़िया चलेगा, ग्रोथ कंट्री की होती रहेगी। तो जीडीपी की बात हमने कर ली, ये पहला जो इंडिकेटर था वो था जीडीपी नंबर 1। अब बात करूंगा दूसरे इंडिकेटर की, जो है आपका इन्फ्लेशन। सुनना ध्यान से, इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट। इन्फ्लेशन ना ज्यादा होना चाहिए बहुत, और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज महंगी हो जाएगी, इनपुट्स भी महंगी हो जाएंगी, प्रोड्यूसर को फायदा नहीं होने वाला, कंज्यूमर कुछ ले नहीं पाएंगे। इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ तो बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा बच्चों, है ना? तो इन्फ्लेशन ना ज्यादा ना कम। सुनना ध्यान से, मॉडरेट वर्ड का मतलब क्या है? मॉडरेट मींस टू लो भी नहीं होना चाहिए और टू हाई भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट, क्योंकि टू लो होगा तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, टू हाई होगा तो अनसर्टेनिटी होगी मार्केट के अंदर, तो हम बोल रहे हैं कि राइज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट बहुत कम हो जाएंगे। तो रेट ऑफ टैक्स की अब बात करेगा, ये बात हो गई इन्फ्लेशन की। देखो बच्चों, जीडीपी हाई होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, सिंपल। अब बात करते हैं रेट ऑफ टैक्सेस की। सुनना बच्चों ध्यान से, रेट ऑफ टैक्स ऑन बिजनेस इनकम इज अ की फिस्कल पॉलिसी इंडिकेटर। मेरी बात सुनना, जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है, इसके अंदर दो टूल्स होते हैं बच्चा। एक तो टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू कंट्रोल करती है प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और भी इंडिकेटर होते हैं, मेन होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। तो टैक्सेशन किसका एलिमेंट है? फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट है, करेक्ट है। तो टैक्सेशन कैसी होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, बोलो? टैक्सेस का रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुनना ध्यान से, इन जनरल लोअर टैक्स रेट स्टिमुलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अगर टैक्सेस लो होंगे तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हाई होंगी, क्योंकि टैक्सेस लो होंगे तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, अरे इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट मिलता है उस पे टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं यहां पर। अगर टैक्स रेट कम होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि टैक्सेस कम देने पड़ेंगे उनको। तो हाई टैक्सेस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट को रिपेल कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आती है इंडिया के अंदर, वो भी निराश हो जाएंगे, टैक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो टैक्सेस का रेट कम होना चाहिए बच्चा। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है इससे, विद द इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट से भी। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है बच्चों? लोन लेते हो तो इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। जो आपने लोन लिया
उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है। तो वो कैसी होनी चाहिए सर? कम होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं लोन ज्यादा ले पाऊंगा, लोन ज्यादा ले पाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में ज्यादा डाल पाऊंगा। तो इंटरेस्ट रेट शुड बी लो, करेक्ट है। इंटरेस्ट रेट लो, रिटर्न हाई। मेरी बात सुनना बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI और रेट ऑफ रिटर्न ROR, मेरी बात समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है बच्चों। कैसी है? फेवरेबल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है रिटर्न से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अनफेवरेबल हो जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स यानी कि इंटरेस्ट शुड बी लो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करानी इकोनॉमी के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उन पे रिटर्न अगर कम मिल रहा है, इंटरेस्ट अगर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अनफेवरेबल है बच्चों। अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होगी? जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अब आते हैं एक्सचेंज रेट पे। देखो बच्चों, चार इंडिकेटर समझ में आ गया आपको। जीडीपी शुड बी हाई, इन्फ्लेशन शुड बी मॉडरेट, टैक्स रेट शुड बी लो, इंटरेस्ट रेट शुड बी लो। एक्सचेंज रेट पे आते हैं। एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज करेंसी ऑफ अदर कंट्री। जिस रेट से हम एक नेशन की करेंसी को दूसरी नेशन करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सचेंज रेट ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो होना चाहिए। सुनना बच्चों ध्यान से, मॉडरेट होना चाहिए। Moderate exchange rate. Moderate exchange rate that is moderately high external value of domestic currency stimulate business in two major ways. तो exchange rate should be moderate. ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। As like inflation. मेरी बात समझना। एक्सचेंज रेट होता क्या है पहले ये समझो। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक नेशन की करेंसी जब आप दूसरी नेशन की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, जिस रेट से वो एक्सचेंज होता है उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बच्चों कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। मान लो $1 में 70 रुपए, ये हमने बोल दिया। अब मैं आपको बोलता हूं कि एक्सचेंज रेट जो है ना वो बहुत ही हाई हो गया, बहुत ही हाई। $1 में 70 थे और एकदम से $1 में 100 रुपए हो गए। सर दिक्कत क्या आएगी? सुनना, एकदम से 70 से 100 हो गए, तो आपका जो इंपोर्ट है, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो, मान लो आप यूएसए से इंपोर्ट करते हो, तो यूएसए वालों को $1 के बदले में आपको 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप इतना ज्यादा ट्रेड कर दो दूसरी नेशन से, तो आपको कितनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पे करनी पड़ेगी अगर रेट बढ़ गया तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो ऑलरेडी स्कार्स होती है हमारी नेशन के अंदर, वो और ज्यादा बाहर आउटफ्लो हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस ना आए, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट आपके बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। जो असेंशियल टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड जो बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, आपके कंट्री के लिए, वो इंपोर्ट कैसे करोगे? कितना ज्यादा आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ऑयल आप इंपोर्ट करते हो, कैसे इंपोर्ट करोगे? बहुत ज्यादा बिल्स आएंगे इंपोर्ट्स के। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए $1 में 70 रुपए थे, अब $1 में एकदम से 40 रुपए हो गए, ये भी ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर तो अच्छी बात है, कम हो गया रेट। सर अगर $1 में 70 थे और 40 हो गए, इसका मतलब पता है क्या है? कि आपकी कंट्री से जो गुड्स बाहर जाती हैं, आप एक्सपोर्ट करते हो। सर यूएस के रेसिडेंट के हिसाब से सोचो, उनको 70 रुपए के बदले में $1 देना पड़ता था, अब 40 रुपए के बदले में $1 देना पड़ रहा है। उनके $1 में 40 रुपए का सामान आ रहा है, तो वो लोग तो डिस्करेज होंगे कि यार बहुत महंगा हो गया, इंडियन गुड्स तो बहुत महंगी हो गई, 40 रुपए की वैल्यू हो गई डॉलर की अब तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाए? नहीं। तो एक्सचेंज रेट ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट। अगर एक्सचेंज रेट मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, इससे फायदा क्या है कि आपके इंपोर्ट्स भी होते रहेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स भी होते रहेंगे।
ना इंपोर्ट महंगे होंगे ना एक्सपोर्ट्स आपके बहुत ज्यादा महंगे होंगे, इसलिए एक्सचेंज रेट शुड बी मॉडरेट। सुनना ध्यान से, बोलता है मॉडरेट एक्सचेंज रेट दैट इज मॉडरेटली हाई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी स्टिमुलेट्स बिजनेस इन टू वेज। अगर एक्सचेंज रेट मॉडरेट होगा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, एक लेवल पे होगा, उससे क्या होगा, मान लिया एक्सचेंज रेट जो है मॉडरेटली हाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है पर थोड़ा सा हाई है, तो उससे क्या होगा, हम सोचेंगे कि यार इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो गए, एक डॉलर की वैल्यू 70 थी 80 हो गई, मैं 100 नहीं बोल रहा 80 हो गई, तो आप तब भी सोचते हैं कि आपके इंपोर्ट्स महंगे हो गए। आप तब क्या सोचते हैं कि यार जो हम चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो गई हैं, क्यों ना उसको हम खुद बना लें। तो कई बार बहुत सारी नेशन क्या करती हैं, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करती हैं, कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो बाहर से इंपोर्ट ना करके खुद बना लें। जब बाहर की गुड्स को इंपोर्ट ना करके खुद बनाया जाए उसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इससे आपकी बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज बच जाए, ये फायदा हो गया। दूसरा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ा, मॉडरेटली बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, तो फॉरेनर्स ने क्या किया, उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो उनको क्या लगा, अब तो इंडियन गुड्स चीपर हो गई, हमारे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मतलब इंडियन गुड्स जो हैं, इंडियन डोमेस्टिक गुड्स जो हैं, वो फॉरेन मार्केट में कॉम्पीट करने लगती है, वहां पहुंच जाती है। ये फायदा हमें हो गया। तो एक्सचेंज रेट मॉडरेटली हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो इंपोर्ट इंपोर्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ चुके हैं, इससे हमें फायदा ही होगा। तो ये थे 5 इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिकेटर्स फॉर बिजनेस कंड्यूसिवनेस। इन शॉर्ट आपको यहां दिया हुआ है कि जीडीपी शुड बी राइजिंग, इन्फ्लेशन मॉडरेट, टैक्सेस शुड बी लोअर, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स शुड बी लोअर, और एक्सचेंज रेट शुड बी मॉडरेट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी, समझ में आपको आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ध्यान से सुनना टॉपिक को, मजा आएगा करने में। शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। बहुत ही आसान सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है आपको कि गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है, रेगुलेटिव भी हो सकती है, और डेवलपमेंटल पॉलिसी भी हो सकती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंडिया में एक पॉलिसी थी 1950s के टाइम पे ही, कि अगर आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि इंडियन जो कंपनीज हैं, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बाहर की जो फॉरेन कंट्री की कंपनीज हैं उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। एफडीआई प्रोहिबिटेड, एफडीआई प्रोहिबिटेड। इंडिया में एफडीआई जो थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी, वो रेस्ट्रिक्टेड थी, कि फॉरेन कंपनी इंडिया में एफडीआई नहीं कर सकता, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। ये कौन सी पॉलिसी है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी। किससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ऐसे ही कुछ होते रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। अभी आपने पढ़ा कि बांग्लादेश में अलाउड है इंपोर्टेड कार का बिजनेस, फॉरेन कार्स, और इंडिया में अलाउड नहीं है। कैसी पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिव पॉलिसी। आपको याद दिलाता हूं बच्चों, आपने अगर पिछली क्लासेस में पढ़ा हो कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आगे पढ़ेंगे आप आने वाले चैप्टर में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में। तो आरबीआई रेगुलेट करता है मॉनेटरी सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को, रेगुलेटिव पॉलिसी है उसकी। उसके अलावा सेबी पढ़ेंगे, ये भी आप, कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, उसकी रेगुलेटरी पॉलिसी है। ऐसे ही IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कंट्रोल किसको करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेटरी बॉडी वाला काम करती है। कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, रेगुलेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉलिसी होती है डेवलपमेंटल पॉलिसी। अब क्या होता है, देखो आरबीआई का काम है बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करना, ठीक है, सेबी का काम है कैपिटल मार्केट को डेवलप करना। इस तरह से कुछ डेवलपमेंट पॉलिसी भी होती है।
तो इंडिया के अंदर या किसी भी नेशन के अंदर ये पॉलिसी बहुत कॉमन है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटिव पॉलिसी और डेवलपमेंटल पॉलिसीज। ठीक है, ये तो थी हमारी नॉर्मल कॉमन टाइप्स। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी के अंदर मैक्रो लेवल पे, समझ रहे हैं, मैक्रो लेवल पे दो पॉलिसी हैं, एक आरबीआई की और एक गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी को आप बोलते हो मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को बोलते हो आप फिस्कल पॉलिसी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये पॉलिसी मैक्रो लेवल पे है। उसके अलावा हर सेक्टर के लिए अलग अलग पॉलिसी बनी हुई है। इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पढ़िए आप 91 पॉलिसी है ना। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी है। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग पॉलिसी, इन्हें बोलते हैं सेक्टोरल पॉलिसी। तो मैक्रो पॉलिसीज भी है, सेक्टोरल पॉलिसीज भी, और कुछ कॉमन टाइप भी पॉलिसी के आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरह से हम पॉलिसीज को एलोब्रेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि हम डिटेल में पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, मतलब कि एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। जो सबसे बड़ी पॉलिसी थी, सबसे हिस्टोरिकल पॉलिसी थी, वो थी 91 की। अब वो क्या थी, उसका क्या इफेक्ट आया, देखो क्या थी मैंने आपको बता दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये शुरू हुआ कब, 991 में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, तो हमने लोन लिया और लोन चुकाना था, उसके लिए हमें करना पड़ा। तो अब इसका इफेक्ट क्या है हम वो पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या था, प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट क्या था, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या था। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक चेंज आफ्टर 1991। ध्यान से सुनना बच्चों, आपको मैंने आपको बोला बच्चों कि जो इकोनॉमी के अंदर चेंज आया ना, वो 1991 के बाद चेंज आया, क्योंकि 91 से पहले जो पॉलिसी बनी, चाहे वो 1948 का आईपीआर था, चाहे वो 1956 का आईपीआर था, इतना चेंज नहीं आया जितना 91 के बाद चेंज आया। क्योंकि 1956 में लाइसेंसिंग था, परमिट्स थे, परमिशन थी, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम नहीं था कि कहीं भी इंडस्ट्री खोल ले, कैसे भी खोल ले। तो 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस पॉलिसी को हिस्टोरिकल पॉलिसी बोल दिया गया। ऐसे क्या चेंजेस हुए कि जो 56 में नहीं हो पाए, और क्यों नहीं हुए वो चेंजेस। तो 1991 में जो चेंज हुए उसको ध्यान से पढ़ना और सुनना। ठीक है बच्चों, द इकोनॉमिक चेंज अशर्ड, जो शुरू हुआ चेंज वो 1991 में शुरू हुआ। एम्ड क्या था, टू रेज इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। यहां पर भी देखो ग्रोथ ही एम है। कौन सी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई 91 पॉलिसी। तभी मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, और बिजनेस की ग्रोथ में भी। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम इंटरनल लिबरलाइजेशन थ्रू डीरेगुलेशन, it sought to alter the structure of Indian economy by increasing the scope of private and foreign capital. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइवेट इंटरप्राइज का स्कोप बढ़ जाए, ऐसा चाह रहे थे। फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए, ऐसा चाह रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से अब कुछ नहीं होगा, फॉरेन की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले खुद नहीं कर पाएगी, ऐसा उनको रियलाइज हुआ बच्चों। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ एनईपी, मतलब कि इंडिया में जो एनईपी लॉन्च 91 में हुई, उसके मेन एलिमेंट्स थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कहा जाता है कि लिबरलाइजेशन को की एलिमेंट, जो की एलिमेंट था वो क्या था, लिबरलाइजेशन। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद अब लिबरलाइजेशन क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ध्यान से सुनना। लिबरलाइजेशन का मीनिंग और उसका इंपैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन को। तो अभी हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। सबसे सबसे सिंपल जो है आपका लिबरलाइजेशन है। क्यों, क्योंकि लिबरलाइजेशन का सबसे आसान जो मीनिंग है वो क्या है, रिलैक्सेशन, फ्रीडम। किस चीज से रिलैक्सेशन, किस चीज से फ्रीडम। देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने जो 1956 पॉलिसी के अंदर
या 1948 के आईपीआर में भी रेस्ट्रिक्शंस और फिजिकल कंट्रोल्स लगाए हुए थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि वो ब्रांच नहीं खोल सकते, परमिट चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको आउटपुट एक्सपैंड करनी है, परमिट चाहिए, हर चीज के लिए परमिट, परमिशन, लाइसेंसिंग चाहिए था। उस चीज को बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल्स या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय गवर्नमेंट। उन रेस्ट्रिक्शंस को, उन कंट्रोल्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया 1991 में, फ्रीडम दे दिया कि आप इंटरप्राइज खोलना चाहते हो खोलो। तो लाइसेंसिंग अब भी थी, लेकिन लाइसेंसिंग बची थी सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज पे। किस पे? लीको, टबाको, सिगरेट, डिफेंस और हजार्डियस केमिकल्स। इनके लिए आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके अलावा लाइसेंस खत्म कर दिया। तो इससे बहुत फायदा हुआ। देखो बच्चों, liberalization means to remove or loosen restrictions. This happened via dismantling the licensing and patents permits, deregulations, easing of approvals and systematic loosening of legislative. जो laws बनी हुई है कंट्रोल वाली, मतलब बिजनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। उन लॉज को रिलैक्स कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, इकोनॉमी को लूज अप कर दिया गया कि आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप खोलना चाहते हो आप खोलो एंटरप्राइज। वी हैव ऑलरेडी noted that the policy regime prior to 1990s was characterized by host of restrictions on private sector। मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन 91 के बाद इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो seen from this perspective, liberalization may be defined as systematic process of enlargement and enhancement। बढ़ाना और डेवलप करना, फ्रीडम देना किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा लिबरलाइजेशन में कहा गया। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विस सेक्टर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक, डिफेंस प्रोडक्शन, वो सब कुछ जो था उनको बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए किसको मौका दिया गया? तो हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया कि अब आप करके दिखाओ। ऑब्वियस विश्वास था प्राइवेट करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब काम करता है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है, और जब कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है तो 100% कमिटमेंट से काम करता है। इसलिए विश्वास था कि प्राइवेट करके दिखाएगा बच्चों। ठीक है, अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? करके दिखाया, करके नहीं दिखाया, आप ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, कह रहे द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व सोलली फॉर पब्लिक सेक्टर। जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी कि पब्लिक सेक्टर ही खोलेगा, विच यूज टू कवर 18 इंडस्ट्रीज, उनको डी रिजर्व करके प्राइवेट को खोलने को दे दिया। 18 से बोलता हूं मैं कि वो टोटल 3 हो गई थी। 3 इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट पब्लिक के पास थी, जो थी रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। उसके अलावा सब कुछ प्राइवेट को दे दिया गया। 18 से कितनी कर दी? 3। 3 कौन सी? रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। उसके अलावा सब प्राइवेट को खोलने के लिए दे दिया, जैसे कि आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, हैवी प्लांट मशीन, टेलीकम्युनिकेशन, मिनरल्स, ऑयल, माइनिंग, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, प्राइवेट को दे दिया। उसके बाद अपने पास क्या रखा बच्चों? 3 इंडस्ट्री। वो 3 कौन सी? देखो बच्चों, लिखा है साफ साफ 3 इंडस्ट्री। कौन सी बच्चों? अपना एटॉमिक एनर्जी नंबर 1, दूसरा रेलवे और तीसरा डिफेंस एयरक्राफ्ट। इन तीनों को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज को बोल दिया कि प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। और लाइसेंसिंग को भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। टोटली खत्म तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़ा कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो 5 कौन सी थी? देखो बच्चों, तो हजार्डियस केमिकल्स नंबर 1, उसके अलावा अल्कोहल, सिगरेट, टबाको और अपना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। तो ये 4 से 5, टोटल 5 थी। ये 5 इंडस्ट्रीज को बोला कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब गवर्नमेंट ने क्या किया? सुनिएगा बच्चों ध्यान से। The requirement that investment by large industrial houses needed a separate clearance under the Monopoly and Restrictive Trade Practice Act to discourage the concentration of economic power was abolished, and the act itself to be replaced by new competition law। very 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 important, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे आपका ये टॉपिक आगे नए चैप्टर में आने वाला है, सुनना ध्यान से। 1969 में एक एक्ट बना था
उसे बोला जाता था MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट क्या था सुनना। इस एक्ट में क्या था बच्चों कि कोई भी इंटरप्राइज जो बिजनेस में बिग इन्वेस्टमेंट करके मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर लिया कि उसकी मार्केट में मोनोपोली। अब जब मोनोपोली बनेगी तो क्या होगा, उसके हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर आ जाएगी, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मोनोपोली क्रिएट करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, MRTP, कि जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है वो फ्यू हैंड्स में ना आ जाए। हर बिजनेसमैन को परमिशन लेनी होगी अगर अपने बिजनेस को एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा एक्सपांड, तो इसके लिए था MRTP एक्ट। लेकिन इससे क्या हुआ कि बिजनेस एक्सपांड होने से तो रुक गए, लेकिन कंपटीशन प्रमोट नहीं हो पाया, मार्केट में कंपटीशन नहीं बन पाया, और कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो MRTP एक्ट को देखते हुए, उसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए एक नया एक्ट बनाया जिसे बोला गया कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट 2002 आप पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। तो कंपटीशन एक्ट जब बनाया गया तो उसमें क्या लिखा गया, उसमें यह बोला गया कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे कोई भी एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट नहीं बना सकते जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो। कंपटीशन करो लेकिन फेयर कंपटीशन करो, अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस आप नहीं करोगे, प्राइस फिक्सेशन एग्रीमेंट आप नहीं बनाओगे ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो नए एक्ट बना दिए गए, मतलब गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब लिबरलाइजेशन हो, फ्रीडम मिले, इंटरप्राइज बढ़ सके, एक्सपांड हो सके, लेकिन हाँ कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा। समझ में आया? तो MRTP एक्ट को रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट से 2002। उसके बाद क्या बोलता है, कह रहे विच विल अटेम्प्ट टू रेगुलेट एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर इन अदर वेज। ठीक है बच्चों, अब ये था आपका लिबरलाइजेशन में कुछ थोड़े से ऐसे प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने शुरू किए। उसके बाद अब बोलता है लिबरलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग ऑफ अ होस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर प्राइवेट enterprises that were here to exclusive state monopolies. Moreover, doing away with industrial licensing meant ease of entry for the new players in various industries and opportunities for expansion of एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट ने ऐसे इंटरप्राइज जिनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था उनको लाइसेंस अब नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे लॉज बना दिए। और दूसरा, कोई भी मार्केट में प्राइवेट प्लेयर आ सकता है और जो पुराने मार्केट में लोग हैं वो भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, ग्रेटर फ्रीडम मिला, सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट इंटरप्राइज को नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी डोर्स ओपन हो गए, वो भी इंडिया में आके अब इन्वेस्ट कर सकते। देखो बच्चों साफ बोल रहा है, इन फैक्ट इन मोस्ट केसेस लिबरलाइजेशन मीन्स ग्रेटर फ्रीडम नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक सेक्टर बट ऑल्सो फॉर फॉरेन डायरेक्ट investment and trade. As a result, various industries have undergone a virtual metamorphosis. Notably, among these have been banking, insurance, telecom, automobile, consumer durable goods, and fast moving consumer goods. We have also seen transformation in the retail sector with the emergence of shopping malls and commerce. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंडिया में आते ही कौन कौन सी कंपनीज के अंदर एफडीआई हुई सर, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। देखो मान लिया कि इन सभी सेक्टर्स में 100% तक एफडीआई अलाउड नहीं थी, लेकिन अलाउड तो थी। तो इससे हमारी इकोनॉमी का जीडीपी जो है ना वो पहले से ज्यादा रेट से बढ़ने लगा। तो काफी इफेक्टिव चेंज था आफ्टर लिबरलाइजेशन। इन शॉर्ट बताऊंगा वापस से लिबरलाइजेशन को, सुनना ध्यान से। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था बच्चों, फ्रीडम, रिलैक्सेशन फ्रॉम द फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लाइसेंस थे, परमिट्स थे, प्राइवेट एंटरप्राइज को अलाउ नहीं था कहीं भी एंटरप्राइज खोलना। गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन में रिलैक्सेशन, फ्रीडम दे दिया कि आप इंटरप्राइज खोल सकते हो, आपको लाइसेंस परमिट अब नहीं लेना पड़ेगा। 5 इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया।
और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व थे एरियाज उनको डी रिजर्व करके बोल दिया प्राइवेट आप खोल सकते हो। सिर्फ 3 गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। तो इससे बहुत ज्यादा मदद मिली, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया, साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफडीआई भी कंट्री में अलाउड हो गई, इसलिए रिटेल सेक्टर बहुत हमारा बढ़ गया। ये था आपका लिबरलाइजेशन। उसके बाद शुरू होता है बच्चा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस क्या, कि जो गवर्नमेंट के खुद के इंटरप्राइज है अगर वो लॉस में चल रहे या इनएफिशिएंसी है, ठीक है, उनसे सोशल डेड वेट लॉस में है, गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उन एंटरप्राइज को बेच भी सकती है, या गवर्नमेंट बेचना नहीं चाहती तो उनकी मैनेजमेंट जो है वो खुद ना करके प्राइवेट को दे सकती है। इसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। अब वो क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया लिबरलाइजेशन, शुरू करते हैं किसको, प्राइवेटाइजेशन। तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, सुनना। प्राइवेटाइजेशन as a strategy had been experimented in the western world a decade earlier than that experiment in India। 1991 में इंडिया में शुरू हुआ, उससे 10 साल पहले कुछ और कंट्री में हो चुका था। During the prime ministership of Mrs. Margaret Thatcher, British coal mines were privatized. Many of the components of National Healthcare Service and School Education Service were privatized. Privatization refers to, देखो बच्चों एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ कंट्रीज में ऐसा हुआ, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं बल्कि कुछ और कंट्री में भी ऐसा हुआ, तो वहां के एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए इंडिया ने सोचा कि हमें भी करनी चाहिए। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो फायदा होगा। कैसे फायदा होगा सुनना ध्यान से। देखो नुकसान भी है और फायदा भी है, दोनों चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर। पहले मेरे पास था, मतलब मान लो पहले गवर्नमेंट के पास था, पब्लिक सेक्टर के पास था, उसको बेच के प्राइवेट के नाम पे कर दिया, ये होगी ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करना चाहते तो गवर्नमेंट सेक्टर अपने पीएसयूज की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ओनरशिप में पास रखे, मैनेजमेंट दे दे प्राइवेट को, वो भी हो सकता है, दोनों ही प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। चाहे गवर्नमेंट ने एक बेची है चाहे बहुत सारी बेची है, होगा तो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कैन बी एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ हायर फ्लेक्सिबिलिटी and scope of innovation it offer along with cost savings and many a times। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास जब भी कोई इंटरप्राइज चला जाता है तो प्राइवेट सेक्टर उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट कर देता है। कैसे, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमम। जब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आपस में कॉम्पीट करते हैं तो कंपटीशन की वजह से इनोवेशंस होती हैं, और जब इनोवेशंस होती हैं तो कॉस्ट में कमी आती है, कॉस्ट कम लग, टेक्नोलॉजी ऐसी बना देते हैं कि कॉस्ट कम आए, तो वैरायटी ऑफ गुड सर्विस लॉन्च हो जाती है, इससे बहुत फायदा होता है, यही होता है प्राइवेटाइजेशन। हाउएवर it has an adverse impact on the employee morale and generate fear of disallocation or termination। देखो बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में ना जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट में काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं, काम ज्यादा करोगे प्रमोशन मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं। काम नहीं किया, खाली बैठ गए और एम्प्लॉयर को दिख गया भाई ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, तो ऑन द स्पॉट आपको निकाल भी सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर फॉलो द पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर। हायर एंड फायर ले सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं जब उनका मन करे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मोरले थोड़ा डाउन हो सकता है किसका, एम्प्लॉय का, कि मेरे साथ जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है तो मुझे निकाल सकते हैं। इसलिए आपको 100% कमिटमेंट से काम वहां करना होता है। तो प्राइवेटाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इफ डिलिजेंट स्क्रूटनी, मतलब कि प्रॉपर सुपरविजन अगर आप देख विचार करके कर रहे हो कि पॉलिसी जो बना रहे हो प्रॉपर तरीके से बनाओ तब सक्सेसफुल है, वरना ऐसी पॉलिसी तो कई बार बन जाती है सक्सेसफुल नहीं होती है। प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल तब है जब आप उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करो, इंप्लीमेंटेशन तो तब करोगे जब प्रॉपर पॉलिसी बनाओगे, तो आपकी पॉलिसी बहुत बढ़िया हो और जिस तरीके से आपने पॉलिसी बनाई है
उस बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट भी करो, तब जाके सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल वरना नहीं होगा। तो in the Indian context, privatization effort was not easy. There were hardly any taker for loss-making public sector industries. देखो बच्चों, इतने सारे PSU थे जो लॉस में चल रहे थे। अब कोई क्यों इतने सारे लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को खरीदेगा? कौन होगा जो आगे आएगा कि हाँ लॉस में है, लो मुझे तो मैं चला दूं। लॉस में चलता हुआ एंटरप्राइज कौन लेगा? कोई आगे नहीं आया। तो इंडिया में बहुत मुश्किल था प्राइवेटाइजेशन को लेके आना, क्योंकि लॉस में बहुत सारे पीएसयू थे, उन सबको लेने वाला कोई था नहीं। ऑन द अदर हैंड, there had been many takers for surplus making industries. जो कंपनीज, जो पीएसयू प्रॉफिट में थे, कुछ ऐसे पीएसयू भी थे बच्चों जो प्रॉफिट में थे, उन्हें भी प्राइवेटाइज किया गया, उनको लेने के लिए सब आगे आ गए। है ना? समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। तो अब वो कौन से थे जो प्रॉफिट मेकिंग में थे? ऑयल ड्रिलिंग, रिफाइनरी कंपनीज, और द वंस इन मिनरल एक्सट्रैक्टिंग सेक्टर लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्राइवेटाइज करने का। द लॉस मेकिंग कंपनीज फुली एंड प्रॉफिट मेकिंग वंस एंड बैंक्स पार्शियली। सबको पूरा पूरा नहीं बेचा, जो लॉस मेकिंग थे वो सारा बेचना चाहा, और जो प्रॉफिट में थे उनको पार्शियली बेचना चाहा। तो एफर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड द लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इंसेप्शन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द नेशन। लोग नहीं चाह रहे थे कि इसको बेचो, गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट में चले जाएंगे तो प्राइवेट कुछ भी करेगा, प्राइवेट बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, इन्फ्लेशन मार्केट में हो जाएगा, हमें नुकसान होगा, मत बेचो। बहुत लोगों ने रिस्ट्रिक्ट भी किया इसको, लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन की गई। उसके बाद क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स in a big way to enhance market potencies by enhancing efficiency, quality and competitiveness। देखो बच्चों, ये तो होता ही है। क्या होता है? जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आता है ना बच्चों, प्राइवेट सेक्टर जब इकोनॉमी के अंदर आता है डोमिनेंस पोजीशन लेके, तो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के आते ही कंपटीशन प्रमोट होता है। कंपटीशन जब प्रमोट होता है तो क्या होता है? कंपटीशन प्रमोट होने से इनोवेशन होते हैं, इनोवेशन से एफिशिएंसी आती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी आपकी जल्दी ग्रो करती है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब साफ साफ लिखा है, प्राइवेटाइजेशन हेल्प इन बिग वे टू एनहांस मार्केट पोटेंसी। पोटेंसी मतलब क्या होता है? मार्केट पावर को और बढ़ाने के लिए कौन आ गया? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन जैसी हुई तो क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है बच्चों? इट इज एसेंशियल इफेक्टिव टूल फॉर रैपिड रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक इंटरप्राइज। जो पीएसयू पहले लॉस में थे, उनको जल्दी से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, उन इंटरप्राइज को और एफिशिएंटली चलाना है, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन हमेशा मदद करता है। तो इन इंडिया क्यों मदद करता है? क्योंकि प्राइवेट का मोटिव अब प्रॉफिट बन जाता है, गवर्नमेंट का मोटिव वेलफेयर था, तो प्रॉफिट में लाने के लिए प्राइवेट को लाना पड़ेगा। इन इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटिटीज रिमेन्ड इनएफिशिएंट एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी इज कंसर्न, आल्सो विटनेस्ड इन अदर नेशंस। देखो बच्चों, इंडियन इकोनॉमी हो या कोई और नेशन, जहां पर भी पब्लिक सेक्टर काम करता है, वहां पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर इनएफिशिएंसीज देखी जाती है, डिलेस देखे जाती हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पे बर्डन बहुत होता है और उसका एम जो होता है वो होता है वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम पब्लिक सेक्टर को कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो 100% कमिटमेंट से काम करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, उसके अलावा इनोवेशंस करता रहता है। तो लिखा हुआ है, they were running without a significant aim and mission। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चल रही थी, उनका कोई स्पेसिफिक एम नहीं है, मिशन नहीं है, क्योंकि काम करना है उनको वेलफेयर के लिए। तो द प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, उसका एक गोल होता है, उसका एक मिशन होता है कि मेरे को प्रॉफिट कमाने हैं, इतने परसेंट प्रॉफिट कमाने हैं, मेरे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे इनोवेशंस करनी है, मुझे इस मार्केट को कैप्चर करना है। बहुत सारे मिशन गोल्स जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज perceived to be the more self motivated, prolific मतलब कि वैरायटी ऑफ गुड सर्विस प्रोड्यूस करना होता है उसको, रिलायबल भी होता है, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा यहां लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, तो देयर आर एक्सेप्शंस। इतना सारा कुछ करने के बाद भी एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है बच्चों? देखो, प्राइवेट सेक्टर मान लिया प्रॉफिट के लिए काम करेगा, मान लिया वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करके देगा, मान लिया क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से कुछ नेगेटिव भी तो पॉइंट्स होंगे।
लोगों का जो सोशल इंटरेस्ट है, मतलब कि लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाएगा। या हम बोलते हैं कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आएगा प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा। तो एक्सेप्शंस तो हमेशा है, देखो कोई भी सेक्टर आए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें होंगी। पब्लिक था तो भी नेगेटिव चीजें थी, तभी तो प्राइवेट आया, प्राइवेट आया तो भी नेगेटिव चीजें हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें पब्लिक और प्राइवेट को, तो प्राइवेटाइजेशन से फायदे ज्यादा थे एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर का जब कंट्रोल था। ठीक है बच्चों, अब छोटी सी बात बोल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, आपने पढ़ लिया कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल्स पढ़ लिए, उसके फीचर्स पढ़ लिए। अब आप पढ़ने जा रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन में भी कंसेप्चुअलाइज इन द फॉलोइंग टाइप्स। अब वो टाइप्स क्या है, मैंने आपको बताया कि या तो आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो, कि आप बेच दो। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमने बेच दी किसको, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेटाइजेशन है। या फिर आप मैनेजमेंट करने के लिए दे दो प्राइवेट को, ऑनरशिप आप अपने पास रखो। तो कुछ तरीके हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो, उनमें से 4 तरीके आपको एक्सप्लेन किए हैं। टोटल 4 टाइप ही होते हैं, चारों को एक्सप्लेन किए हुए। तो आप ध्यान से सुनना बच्चों कि मैं क्या बताने वाला हूं। प्राइवेटाइजेशन के कुछ टाइप्स। सबसे पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब सबको पता है क्या होता है, कि हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कि आप देखो, आप मैनेज करो इसको। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ सेक्टर्स को डेलीगेट कर दिया। किसको, प्राइवेट को, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे उसकी। तो क्या किया, गवर्नमेंट की होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट इंटरप्राइज हैंडल फुली और पार्टली the delivery of product and services. There is active involvement by government. Delegation may happen through contract, franchisee, grant, etc. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मुंबई मेट्रो ने मुंबई मेट्रो ने अपना मेट्रो वाला काम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेलीगेट किया। मुंबई मेट्रो ने अपना मेट्रो वाला काम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेलीगेट किया और ये बोला भाई आप संभालो, ये आपकी ड्यूटी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास भी होती है, पर कुछ पावर्स दे के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी दे देती है। तो डेलीगेशन के एग्जांपल आप दे सकते हो, मुंबई मेट्रो टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से डेलीगेशन के अलावा डिवेस्टमेंट होता है। डिवेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट को बेच देती है, अपने पास माइनॉरिटी शेयर रखती है। जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में ये चीज हुई थी। तो गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी शेयर रखा और बाकी जो मेजोरिटी स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया बच्चों। उसके अलावा एक टाइप और है डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कि जब प्राइवेट सेक्टर के मार्केट में एंटर होने से, प्राइवेट सेक्टर के मार्केट में आने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन प्राइवेट जब मार्केट में आया तो उसको डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने बोला बीएसएनएल मार्केट में चल रहा है, ठीक है, एमटीएनएल मार्केट में चल रहा है, और बहुत सारी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज या कम्युनिकेशन वाली कंपनीज प्राइवेट वाली मार्केट में आने की वजह से बीएसएनएल और जो एमटीएनएल है वो खत्म हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाए। द प्राइवेट इंटरप्राइज एक्सपांड and gradually displaces the government entity. Deregulation facilitates privatization. If it enable private sector to challenge a government monopoly, the government monopoly through BSNL, MTNL has been displaced by the private sector. इसके एग्जाम्पल उसके अलावा हो सकता है बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत फर्क है डिवेस्टमेंट में और डिसइन्वेस्टमेंट। क्या फर्क है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है जब गवर्नमेंट अपना माइनॉरिटी स्टेक बेचती है। अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी स्टेक बेचा है तो वो डिवेस्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्टेक बेचा है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जांपल, एलआईसी का माइनॉरिटी स्टेक बेच दिएगा प्राइवेट सेक्टर को, एयर इंडिया का माइनॉरिटी स्टेक बेच दिएगा प्राइवेट सेक्टर को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया, जैसे कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मेजॉरिटी शेयर बेच दिया गया था, तो वो डिवेस्टमेंट।
तो डिस इन्वेस्टमेंट में और डिवेस्टमेंट में फर्क है किसका? स्टेक का, कितना स्टेक गवर्नमेंट बेच रही है। तो ये चार टाइप्स थे किसके बच्चों? प्राइवेटाइजेशन के चार टाइप्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चों ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या था? देखो बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरा एलिमेंट है, इंडिया में जो एलपीजी पॉलिसी लॉन्च हुई 91 में, या एनईपी पॉलिसी लॉन्च हुई बिजनेस ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से काम नहीं चलता। जब प्राइवेटाइजेशन मार्केट में होती है तो मार्केट एक्सपांड तो हो जाती है, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है सिर्फ वही मार्केट एक्सपांड करने में हेल्पफुल होती है। बट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की मार्केट से वो मार्केट का साइज नहीं होता जो इकोनॉमी को। तो प्राइवेटाइजेशन को और बूस्ट अप करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन से और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें हेल्प चाहिए होता है फॉरेन कैपिटल। क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेंगे। हमें जरूरत है फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन से हम उधार नहीं ले रहे हैं, उधार तो हमने बहुत ले ली, उसके बाद हम जाके पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। मतलब ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, रिलेशन बनाना। कैसा रिलेशन? कि हमारी कंट्री का और दूसरी कंट्रीज का जो ट्रेड है वो फ्री फ्लो हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो बीच में। तो रिस्ट्रिक्शन जो थी उन्हें हटा दिया गया और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन इकोनॉमीज के साथ रिलेशन बनाना था ट्रेड करने के लिए, और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करे, ये करने। तो ग्लोबलाइजेशन जो किया गया वो किया गया थ्रू एफडीआई एंड एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और चीज में, किस लिए? कि जब बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को और बूस्टअप मिलेगा। हमारी कैपिटल भी होगी, उनकी कैपिटल भी होगी। तो एफडीआई को प्रमोट किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो हर सेक्टर में अलाउ नहीं की जाती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उनका प्रपोर्शन, उनका जो परसेंटेज है वो सारे सेक्टर में सेम नहीं होता है। कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है 100%, कुछ में नहीं अलाउड होती। लेकिन जब एफडीआई एफआईआई यानी ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया तो हर सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड नहीं थी। कुछ सेक्टर्स में तो अलाउड ही नहीं थी एफडीआई, कुछ में अलाउड थी, जिनमें अलाउड थी उनमें कम अलाउड थी। शुरुआत जो की जाती है वो थोड़े से की जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इन दोनों से कैसे होती है ग्लोबलाइजेशन और कैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप होती है। सुनना बच्चों ध्यान से। शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन में इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट play a very important role in the process of development of a nation. In most of the cases, capital sourced for domestic sources remain inadequate. मेरी बात समझ रहे हो? हमारी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास जो डोमेस्टिक कैपिटल है, हमारी कंट्री के पास जो खुद की कैपिटल है वो कम पड़ जाती है फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? इसीलिए फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंगर फॉर ग्रोथ। अब वही चीज है कि फॉरेन कैपिटल ही है जो इस गैप को पूरा कर सकती है। तो इन अ सेंस इट इज लाइक फिलिंग इन द गैप्स बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और जो हमारे पास सेविंग्स है वो कम है। अब जो उसका गैप है वो कौन पूरा करेगा? फॉरेन कंपनीज, यानी कि फॉरेन कैपिटल जो है वो उस गैप को पूरा करेगी इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इंडिया वॉज कंसिडर्ड अ लुक्रेटिव प्लेस, अट्रैक्टिव प्लेस बन गया, इंडिया हब बन गया एफडीआई के लिए। क्योंकि लोगों को लग रहा था, डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसा फील हो रहा था कि इंडिया अब एक अच्छा एपिसेंटर है, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, सबको जरूरत है तो इन्वेस्टमेंट करो। तो एफडीआई का इनफ्लो बढ़ने लगा, ठीक है। उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपांड हो गई। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारे रिलेशन जो थे अब्रॉड से वो बहुत कम थे। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड से रिलेशन हमारा नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा रिलेशन अब्रॉड से बनने लगा।
तो फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन। एक क्लोज्ड इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी, उसके बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? दूसरी कंट्री से मदद की, और वो कैसे होगी? थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ वाइड मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपकी कंपनीज तो हैं ही, बाहर की कंपनी इंडिया में और आ जाएंगी तो वैरायटी ऑफ गुड्स हो जाएंगी। देखो बच्चों, हम जब ग्लोबलाइज नहीं थे तो इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांड्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनके ब्रांड्स, ऑटोमोबाइल में गाड़ियों के ब्रांड्स, स्कूटर्स, बाइक्स के ब्रांड्स, मतलब जो भी आप यूज करते हो चीजें, उन सब के ब्रांड्स लिमिटेड थे। दो तीन चार पांच फ्यू ब्रांड्स थे। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुई तो इंडिया में इतनी वैरायटी ऑफ गुड्स आ गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो एट द सेम टाइम फॉरेन फंड्स फ्लो इन द इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फॉरेन फंडिंग इन गुड सेंस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट as well as demand for a steady flow in the foreign funds. Liberalization of economy is required. अगर आपकी कंट्री चाहती है ग्लोबलाइजेशन करना, ठीक है, बट लिबरलाइजेशन यहां पर है नहीं, तो कैसे हो ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन के लिए लिबरलाइजेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विद रेगुलेशन। देखो बच्चों, अगर कोई बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है एफडीआई पे कि यहाँ बहुत कम लिमिट आपको अलाउड है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट करने में। तो अगर आप बाहर की कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इन्वेस्ट करें, तो आपको लिमिट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो नीड अराइज हुई लिमिट्स बढ़ा, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों? एफडीआई के लिमिट्स को एक्सपांड करना शुरू किया। अब एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज करेंगे तभी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करनी है तो आपको लिबरलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, 1956 के टाइम पे इतनी ज्यादा एफडीआई अलाउड नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन कंपटीशन से बची रहे, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है उनके पास कि वो फॉरेन कंपटीशन से टक्कर ले पाएंगे। तो एफडीआई अलाउड नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1991 में जब ये रियलाइज हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की जो रेवेन्यू है उससे काम नहीं चलेगा, अब फॉरेन कैपिटल का इंफ्लो होना बहुत जरूरी है। तो फॉरेन कैपिटल को इंडिया में लाने के लिए सहारा लिया गया किसका? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का भी। तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है, ध्यान से सुनना। उसके बाद ये देखना कि एफडीआई कौन से सेक्टर में कितनी अलाउड होती है, कौन से में अलाउड होती है, कौन से में अलाउड नहीं होती है, हम पढ़ेंगे। क्योंकि सभी सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड नहीं है, और कुछ सेक्टर्स में जहां अलाउड है वहां यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सभी सेक्टर में 100% अलाउड हो, सभी में 51% अलाउड हो, ऐसा नहीं है। किसी में कितनी परसेंटेज, किसी में कितनी परसेंट। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? Foreign direct investment may be defined as a flow of capital investment to an enterprise in a nation by another enterprise located in different nation. किसी और नेशन का एंटरप्राइज आपकी नेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे एफडीआई। उसके बाद capturing a majority stake in ownership in a company in the target country or by expanding operations of an existing business in that country. पहले से बिजनेस है उसे एक्सपैंड करना चाह रहा है, बिजनेस नहीं है शुरू से स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसे बोलते हैं एफडीआई। दूसरी बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां पे फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को आपकी नेशन में ऑनरशिप तो मिलेगी मिलेगी, साथ साथ कंट्रोल भी मिलेगा। ऑनरशिप एज वेल एज कंट्रोल दोनों मिलेगा आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई के लिमिट्स हर सेक्टर में सेम नहीं थी। देखो साफ साफ लिखा है, परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल द सेक्टर्स। सम सेक्टर्स आर ओपनड अप फॉर 100% and in some sectors it is allowed only up to 26%, 49% और 51%, किसी में 74% भी थी। तो foreign direct investment has always remained a bone of contention and FDI in multi-brand retail, defense etc. are the classic examples. Bone of contention मतलब विवाद का विषय, controversial matter। देखो बच्चों, इंडिया में शुरू से ही ना स्टार्टिंग से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है कि इन्वेस्टमेंट अलाउ करें या ना करें, जब जरूरत पड़ी तो कर भी दिया। एग्जाम्पल देता हूं, कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि इन्वेस्टमेंट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, आपको अच्छे से पता है कि डिफेंस इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, इसलिए वहां पे एफडीआई।
हमेशा कंट्रोवर्जी में रहा है कि अलाउड करें या ना करें, ऑब्वियस नहीं करनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स वो स्टोर्स हैं जो बहुत सारे ब्रांड्स में डील करते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट। अगर इनको इंडिया में ले आया जाए तो इंडिया के बहुत सारे ब्रांड जो है वो कम्पीट कैसे कर पाएंगे, इसलिए कंट्रोवर्जी में रहा। तो एफडीआई इन वॉलमार्ट अलाउ नहीं करनी चाहिए ऐसा बोला गया। उसके अलावा हम बोलते हैं कि डिफेंस और मीडिया दोनों ही चीजें जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इसमें एफडीआई अलाउ नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे कंट्रोवर्जी हमेशा होती रही। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पे एफडीआई कैप्ड है। कैप मतलब लिमिट फिक्स्ड है, इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो मैक्सिमम, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% तक एफडीआई अलाउड है इंडिया के अंदर, ऐसा फिक्स किया गया। तो कैप्ड इंश्योरेंस सेक्टर है। अब कैप्ड सेक्टर तो और भी है इंश्योरेंस के अलावा। तो एफडीआई की जो लिमिट है, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि एफडीआई की जो लिमिट है वो सारे सेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म नहीं होती। किसी में 100%, किसी में 51%, किसी में 49%, किसी में 74%, किसी में एफडीआई अलाउड होती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स के अंदर सेम एफडीआई लिमिट्स नहीं है बच्चों। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई अलाउड ही नहीं है? तो वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से, थोड़ा सा रीड करते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पर। इट्स ऑफन फेल्ट दैट एरियाज लाइक मीडिया एंड डिफेंस कुड कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हेंस नो एफडीआई शुड बी परमिटेड, ऐसा विवाद चला। इन सर्टेन केसेस एफडीआई लिमिट हैज बीन कैप्ड, मतलब कि लिमिट है, स्टैट्यूटरी लिमिट फिक्स्ड है, लाइक इंश्योरेंस बिजनेस वेयर देयर इज नो अप्रूवल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनना, अगर किसी सेक्टर में आपको ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई नहीं मिल रही है, अगर ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई को इन्वेस्टर नहीं कर पा रहा, तो उसको परमिशन लेनी होती। इससे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का अपना प्रमोशन बोर्ड है, उसका नाम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है तो आपको परमिशन रिक्वायर्ड होगी। परमिशन कहां से लेनी होगी आपको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर एफडीआई अलाउड ही नहीं है इंडिया में, ना ही ऑटोमेटिक रूट से और ना ही अप्रूवल रूट से। ऐसे सेक्टर्स कौन से हैं? बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी तो गवर्नमेंट के पास है, टोटली गवर्नमेंट ऑन्ड बॉडी है, ये तो टोटली गवर्नमेंट ऑन्ड एरिया है एटॉमिक एनर्जी का, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। दूसरा लॉटरी बिजनेस, तीसरा गैम्बलिंग एंड बेटिंग। देखो बच्चों, लॉटरी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, चाहे ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस, किसी भी टाइप ऑफ लॉटरी में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। उसके अलावा गैम्बलिंग एंड बेटिंग लाइक कैसीनोज, लक और बाय चांस वाली गेम्स जो खिलाता है, उसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं पर बहुत सारा पैसा जा भी सकता है, तो इसलिए एफडीआई अलाउड यहां पर नहीं है बच्चों। उसके बाद बिजनेस ऑफ चिट फंड। चिट फंड समझते हैं कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कुछ पर्सन मिलकर ग्रुप बनाते हैं। तो मान लीजिए 20 मेंबर्स ने मिलकर ग्रुप बनाया और 20 के 20 मेंबर ने डिसाइड किया कि हम हर मंथ 5-5 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। 20 मेंबर है, 1 लाख रुपए हो जाते हैं, और 5 हजार रुपए हर मंथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो 20 महीनों में जाके हम 1 लाख रुपए इकट्ठे कर पाएंगे। तो 20 महीने के लिए 20 मेंबर की 5 हजार रुपए पर मंथ की एक अपना चिट फंड डाल दिया उन्होंने, और हर महीने लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और उसके बाद ऐसे चलता रहेगा हर मंथ। तो इससे क्या होता है? सेविंग्स इकट्ठा हो जाती है। ऐसी चिट फंड के अंदर, ऐसे चिट फंड के बिजनेस के अंदर एफडीआई अलाउड तो नहीं है, इंडिया के लोग कर सकते हैं। उसके बाद निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है बच्चों? निधि कंपनी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका काम होता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स यहां पर भी हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, अपनी सेविंग्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और सेविंग्स कंट्रीब्यूट करने के बाद जिसको जरूरत हो उसको लोन भी मिल सकता है। ध्यान देंगे, निधि कंपनी डील नहीं करती जनरल पब्लिक से, ना ही जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है, ना ही जनरल पब्लिक को लोन देती है। निधि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं वही बेनिफिशियरीज होते हैं, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसके अंदर कोई भी एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके बाद लीगल है, ठीक है, पैसा आपका सेफ रहता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर भी एफडीआई अलाउड नहीं है, एक्सक्लूडिंग
किसमें अलाउड है? फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स में अलाउड है, हॉर्टिकल्चर अपना फ्रूट्स में अलाउड है, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में अलाउड है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि लाइव स्टॉक फार्मिंग जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, कैटल गॉट शीप फार्मिंग हो गया, इसमें अलाउड है। पिस्किकल्चर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू फिशिंग, इसमें एफडीए अलाउड है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें एफडीए अलाउड है। मशरूम्स, इनमें एफडीए अलाउड है अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। उसके अलावा हम प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन में सिर्फ टी के अंदर एफडीए अलाउड है और किसी प्लांटेशन में एफडीए अलाउड नहीं है। रिसेंटली मैं अदर देन मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉफी, रबड़ इनके लिए एफडीए अलाउड की है प्लांटेशन में, बट अभी बुक्स की बात जो हम करें तो लिखा हुआ है कि प्लांटेशन में एफडीए अलाउड नहीं है, सिर्फ टी प्लांटेशन में एफडीए अलाउड है। उसके बाद हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, लैंड से रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होती हैं बच्चों, जमीन बेचना, जमीन खरीदना, ऐसा जो बिजनेस होता है इसमें कोई भी एफडीआई अलाउड नहीं। हाँ, अगर गवर्नमेंट अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टाउनशिप डेवलप करना चाहती है, कमर्शियल प्लाजा बनवाना चाहती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाना चाहती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना चाहती है, तो उसके अंदर एफडीआई अलाउड है, ठीक है। लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पे अलाउड है। लैंड से रिलेटेड डीलिंग्स, सीधा डीलिंग्स जो है एफडीआई की वो अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये क्या होता है ध्यान से सुनना बच्चों। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स ऐसा राइट है जो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये होता क्या है, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर गिवन लैंड के ऑनर हो और वो लैंड की जरूरत गवर्नमेंट को पड़ गई क्योंकि आपका लैंड जो है वो रोड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट चाह रही है इस रोड को डेवलप किया जाए, बड़ा किया जाए, तो आपका वो लैंड का जो एरिया है वो आप से गवर्नमेंट मांग रही है और गवर्नमेंट बदले में आपको पैसे दे सकती है। दूसरा दे सकती है टीडीआर, ट्रेड डेवलपमेंट राइट का सर्टिफिकेट, जिसको आप यूज करके किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो उसके डेवलपमेंट के लिए और खुद भी डेवलप कर सकते हो। तो इसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगरेट्स, चरूट्स यानी बीड़ी, इन सब में भी, टोबैको, इनमें एफडीआई अलाउड नहीं है बच्चों। अब जिन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड है वो आपने पढ़ लिया, जिनमें अलाउड नहीं है वो भी आपने पढ़ लिया। अब ज्यादा से ज्यादा एफडीआई जो इंडिया में आती है वो कहां से आती है? सबसे ज्यादा एफडीआई जो आती है इंडिया के अंदर वो यूएस से, सिंगापुर, जापान, यहां से आती है। इनको आपको याद रखना है। करेक्ट है बच्चों, ब्रिटेन, यूएस, सिंगापुर, जापान एंड यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो बच्चों, हमारी नेशन हो या कोई और नेशन हो, जिसको भी फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, तो फॉरेन कैपिटल दो तरीके से आती है, या तो एफडीआई के थ्रू या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। क्या फर्क है सर एफडीआई में और एफआईआई में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां पे किसी भी इन्वेस्टर को जो एफडीआई कर रहा है उसको ऑनरशिप तो मिलती है, साथ साथ मैनेजमेंट और कंट्रोल भी मिल जाता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स में इंडिया के अंदर रिटेल ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका ही है, उसकी ऑनरशिप है, और मैनेज भी कौन कर रहा है? वही बंदा कर रहा है जिसकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एफआईआई में क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां पे फॉरेन नेशन के इन्वेस्टर्स किसी दूसरी नेशन के शेयर्स में यानी कि इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड्स में, इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर वो शेयर्स परचेज करेंगे, ठीक है, यानी कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स परचेज करेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहां पर क्या है कि ऑनरशिप तो मिल रही है, आप कंपनी के शेयर्स लोगे, आप शेयर होल्डर बन जाओगे, ऑनर्स बन जाओगे, लेकिन आप कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी पे कंट्रोल आपका नहीं होगा। तो एफ आई आई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये करता कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। जो आपका टॉपिक है, जो आप पढ़ने जा रहे हो, वही टॉपिक है। तो एफडीआई और एफआईआई दो सोर्स हैं कैपिटल के फ्लो के लिए, और एफआईआई जो टॉपिक आपके मॉड्यूल में है वो क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ग्रुप है कुछ इन्वेस्टर्स का जिसे बोला गया एफआईआई। सुनना ध्यान से, ये लोग क्या करते हैं? बहुत सारा पैसा इनके पास है, इन ग्रुप के पास, और इतना सारा पैसा जो उन्होंने कहां से अरेंज किया? पब्लिक से अरेंज किया है, कहीं से भी अरेंज किया, ये उस पैसे को अलग अलग नेशन में इन्वेस्ट करते हैं।
कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मैंने बताया आपको, इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड में, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद कुछ परसेंटेज अपने पास रखते हैं और बाकी उनको देते हैं जिनका पैसा इन्होंने लिया था। ये काम ये लोग करते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है, आपको ध्यान से सुनना है। वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म FIIs व्हिच रिप्रेजेंट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लार्ज फॉरेन ग्रुप्स जिनके पास बहुत सारा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। कहां से लेके आए लोग, पब्लिक से लेके आए, पब्लिक से लिया। Foreign institutional investors are registered abroad with a view to investing in other nation, to invest in equity market, hedge funds, pension funds, mutual funds. FIIs have strong research team जिनको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा आएगा, which speculate to invest in a country with a possibility of strong return in equity market. इनको पता है कहाँ से रिटर्न आएगा, बहुत टीम है जो एक्सपर्ट है, तो ये वहीं पैसा लगाते हैं जहां से रिटर्न आना होता है। और जब लगता है कि रिटर्न नहीं आएगा, वहां से पैसा निकाल के किसी और नेशन में लगा देते हैं। इनका काम क्या है, पैसे को निकालना, कहीं और लगाना, वहां फंड, वहां रिटर्न आ रहा है वहां लगा दो, वहां नहीं आ रहा तो यहां लगा दो। तो दीज फंड्स पार्क देयर फंड्स टू फ्यूल अ बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब जो मार्केट उठने वाली है, जो मार्केट बढ़ेगी, उसमें पैसा डालते हैं। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड, ऑब्वियसली बात है कि हर मार्केट, हर कैपिटल मार्केट लॉन्ग टाइम तक बुलिश नहीं चलती, लॉन्ग टाइम तक बेरिश नहीं चलती। बिल्कुल मार्केट लो चल रही है, लंबे समय तक नहीं चलेगी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चलेगी, तब तक अपना पैसा ये पार्क करेंगे, फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद whenever the market reaches a peak, जब मार्केट बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, तब ये पैसा अपना वहां रिटर्न कमा रहे होते हैं, और जब मार्केट डिक्लाइन हो रही होती है तब पैसा ये अपना निकाल लेते हैं, और निकाल के कहां लगा देते हैं, दूसरी नेशन के अंदर। सो द यूफोरिया मतलब कि जो जॉय टाइम पीरियड है, मतलब जिसमें पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए पैसा लगाते हैं, फिर निकाल कर और लगा देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हम कि जहां पे थोड़े समय के लिए रिटर्न आए, वो रिटर्न किस काम का, रिटर्न होना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए क्या अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए क्या अच्छा है, एफडीआई या एफआईआई? ऑब्वियस एफडीआई, क्योंकि एफडीआई में क्या है कि आपने परमानेंट सेटअप कर दिया, दूसरी नेशन के अंदर आपने रिटेल स्टोर खोल दिया, दूसरी नेशन के अंदर आपने अपनी कंपनी बिल्डअप कर ली, दूसरी नेशन में आपने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। तो रिटर्न लंबा कौन देगा, वो बिजनेस या फिर शेयर्स मार्केट? आपको शेयर मार्केट में रिटर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट समय के लिए आपको रिटर्न मिलता है, फिर आप मार्केट डिक्लाइन होती है, आप मार्केट बेस्ड चलते हो। बिजनेस में, एफडीआई में आप मार्केट बेस्ड नहीं चलते हो, आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां पर बोला गया है कि एफडीआई और एफआईआई से बेटर क्या है, बोलेंगे एफडीआई इज बेटर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिटर्न देगी। तो कंट्रीज जो होती हैं, डेवलपिंग नेशन जो होती हैं, वो ज्यादा ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर एफडीआई आए, ना कि एफआईआई। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब एक टॉपिक छोटा सा और है कि ग्लोबलाइजेशन, हम टॉपिक पढ़ रहे थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, करेक्ट है, और फ्री फ्लो ऑफ फंड्स या फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी नेशन के बीच में ट्रेड हो रहा है गुड सर्विस का। उसके अलावा हम बोलते हैं कि क्या सिर्फ दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। अगर आपकी नेशन दूसरी नेशन में इन्वेस्ट कर रही है, उसे आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अब्रॉड में, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। हमारे पास भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास भी टाटा, अंबानी, बिरला, लक्ष्मी मित्तल, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं। हमारी इंडियन कंपनीज ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाहर की है, विप्रो है, ठीक है, भारतीय एयरटेल है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में की है, उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। सुनना ध्यान से, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज फेवर्ड इंडिया नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड एफडीआई। ग्लोबलाइजेशन से एफडीआई इनवर्ड आई तो है, पर उसके अलावा हमने बाहर की भी तो है बच्चों। तो वो क्या है, इंडियन फर्म्स इन्वेस्ट अब्रॉड टू। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहा लेटेस्ट वाला, इन February 2020 भारती एयरटेल इन्वेस्टेड 978.92 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, मॉरिशियस के अंदर इन्वेस्ट किया। इन नवंबर 2019 पीवीआर सिनेमास, अच्छे से पता होगा आपको, लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन, मूवीज आप लोग देखने जाते हो, लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इन श्रीलंका, मेकिंग मार्किंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर, एंड इन अगस्त 2019 सन फार्मा
entered into license agreement with China System Medical Holdings CSM। इसके साथ इन्वेस्टमेंट किया है किसने? किसने बच्चों? सन फार्मा। उसके बाद किस लिए? टू डेवलप एंड कमर्शलाइज 7 जेनेरिक प्रोडक्ट्स इन मेनलैंड चाइना। Data released by the RBI to show that investment by Indian firms in foreign countries in January 2020 rose by nearly 40%। तो इंडिया भी बहुत जोरों शोरों से अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से, लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, इन तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट किसके? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो बच्चों, गवर्नमेंट ये पॉलिसी बना रही है ना कि अब्रॉड में इन्वेस्ट करो, अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आओ। तो पॉलिसी किस लिए? फॉर बिजनेस ग्रोथ। चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाई, जितनी भी पॉलिसी बनाई, उन सब का मोटिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं शुरू से लेकर अब तक, तो पॉलिसीज का टारगेट होता है कि कुछ अच्छा हो इकोनॉमिक के अंदर। तो उसके लिए देखो कितना अच्छा हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन में आपने पढ़ा भी। तो इसी तरह से ईयर टू ईयर आने वाले समय में हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट आती रहेंगी, हमारे बिजनेस ग्रो होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ चैप्टर पर खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है बच्चों, उससे पहले आपको चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीजें नहीं है जो आपने कभी नहीं पढ़ी थी, तो न्यू थिंग्स को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर को खत्म करते हैं पर। थैंक यू सो मच।